अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आ रही है आवाज़। सर कुछ साइट्स हैं होलसेल पे जो कि ना जिन पे अगर आपने अकाउंट बनाना है तो वो पहले कहती हैं कि आप एक थर्ड पार्टी का दे देती हैं, जैसे इम्पैक्ट डॉट कॉम है जो कि पार्टनरशिप को मिला रहा होता है। इस तरह की साइट पे पहले वहाँ पे अकाउंट बनाओ और फिर हमारे साथ पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट होगी। तो फिर अगर हमने ये उन पे अकाउंट बनाना है तो पहले वो उस पे अकाउंट बनाए, पहले जैसे इम्पैक्ट डॉट कॉम है एक इसके मुझे तो बताओ, चेक ये तो सर्च बता करता दें। हूँ मैं, स्पेलिंग बताओ impact.com की क्या है। IMPACT। मैं चेक करता हूँ। और जो होलसेलर है वो है लो, LOWE। नहीं नहीं, ये वो हमारे काम का नहीं है ये। तो सर अगर फिर वो अकाउंट नहीं ना बनाएंगे हमारा, वो कह रहे हैं आप अफिलिएट हो जाए हमारे साथ, पर पहले आप यहाँ पे अकाउंट बनाएं, हम उसके थ्रू आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। अच्छा, ये ब्रांड ने कहा है। जी जी। तो इसका रिक्वेस्ट मैं डेमो आपको वो करके चेक करो कि ये आगे से क्या आता है इसके अंदर डेमो में। इस पे इम्पैक्ट पे, हाँ। चले मैं कौन करता सी हूँ सर। वेबसाइट ने कहा था, किस कंपनी ने कहा है इसके बारे में। LOWE, लोज, LOWES, कोमा है दरम्यान में। एल ओ रिटेल डब्ल्यू ई कंपनी, ये तो रिटेल कंपनी है, ऑलरेडी रिटेलर है ये तो, वो होलसेलर नहीं है ये। अच्छा, तो इन पे नहीं बनाना सर? नहीं, रिटेलर्स के साथ तो हमने काम ही नहीं करना है, हमने तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स या ब्रांड्स के साथ काम करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो ठीक रिटेलर है है। सर, ठीक है सर। आपको मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजता हूँ, आपको उधर से आइडिया हो जाएगा कि कैसे पता चलता है कि रिटेलर है कि होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके सर, शुक्रिया, ये तो सेंड करते हैं। आप अभी सर्च करोगे ना, जब आपने मुझे नाम था, LOWES है ना। जी सर, जी जी, LOWES। जी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ये चेक करो। आवाज बेटे आप चेक करो, आपकी तरफ से, आपके एंड से कोई इश्यू है, बाकी सबको आवाज आ रही है, सब बातचीत चल रही है। आप अपनी हैंड फ्री वगैरह चेक करो, या अपना सिस्टम देखो। आप ये तस्वीर जी, भेजी, ये चेक करो, ये वेलकम। नीचे लिखा रहे हैं रिटेल कंपनी। जी जी जी। यहाँ से पता चल जाता है। बाकी इसकी चीजें और जो मैंने बताई हुई उधर से भी पता चल जाता है वैसे तो। करें स्टार्ट, मेरे ख्याल ज्वाइन कर लिया तकरीबन सबने। हाँ, तकरीबन सबने कर लिया। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। सर आपकी शेयर हो रही है, मेरी नहीं शेयर हो रही। परमिशन आपकी डिनाइड हो अभी अब मैंने अपनी शेयर कर दी, इसलिए नहीं आपकी हो रही। अब सेशन के एंड गया। में फिर ठीक, देखते हैं आपका। ठीक है सर। अच्छा, ये आप देखते जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सैलरी सेंटर आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके से ना, फ्रंट आपके सामने फ्रंट एंड आ रहा होगा सैलरी सेंटर का। ठीक है। आपने अगर तो आपको पता है कि आपने चाइल्ड एक्सेस कैसे लेनी है, या अगर क्लाइंट को पता है फिर तो ठीक है। नहीं तो मैं आपको तरीका अब सिखाने लगा हूं कि आपने चाइल्ड एक्सेस कैसे लेनी है, यानी कि मेन सैलरी सेंट्रल की एक्सेस नहीं लेनी है आपने, आपने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेनी है आपने। और रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। अच्छा ठीक है, आपने सबसे पहले सेटिंग्स में आना है, यूजर्स परमिशंस में आना है। इधर अपना अपना नाम ऐड करना है, जो भी आपने अपना रखना है नाम। ठीक है, इधर अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है करके आप इनवाइट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ना इनविटेशन आ जाएगी, इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। सर चैट अकाउंट आप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है इस अकाउंट का? चैट नहीं, चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड। हाँ, सब्सिडरी अकाउंट समझ लो उसको। चाइल्ड अकाउंट होता है कि आप उसको, आपको ना सेकेंडरी यूजर दे देते हैं, यानी कि जो मेन अकाउंट होता है ना, जो क्लाइंट, जो ऑनर होता है अकाउंट का, वो आपको अपने ना सब्सिडरी यूजर बना देता है कि मेरे बाद ये बंदा यूज कर सकता है और उसको ये चीजों की परमिशन है।
यानी कि आपको असेस दे देता है। मेन असेस नहीं होती, सब्सिडरी कह दो, चाइल्ड चाइल्ड कहते होते हैं, सब्सिडरी कह दो, चाइल्ड कह दो, सेकेंडरी कह दो, कुछ भी कह दो, वो असेस मिलती है आपको। ठीक है, इस तरीके से जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा आपको वो लिंक आएगा, आपने लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने आपने इसके अब जो आ रहा होगा ना इधर क्रिएट, मैंने तो यार बना लिया हुआ है, ये मेरा बना हुआ है। आप इधर क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट बना के अपना ईमेल और पासवर्ड देना, ईमेल सेम जिसमें ये ईमेल आई होगी, और पासवर्ड दोगे तो आपका ना अकाउंट बन जाएगा। इस तरीके से आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी, आपके सामने ये आ जाएगा सैलरी सेंट्रल। तो भाई सर ने 3 बजे जब कहा था 3 बजे क्लास होगी, लिंक आया हुआ है ग्रुप में, क्लास ले ले। सेलर सेंटर इनको लगता है कुछ बता रहे हैं। सर जी, जी जी सर ये जो हमने नेम और ईमेल डाल दिया, ये मतलब क्लाइंट्स हमारे नाम या ईमेल डालेंगे आपके जी पास? जी 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 आप अपने क्लाइंट को दोगे, अगर तो क्लाइंट को आता होगा तो वो खुद कर देगा, नहीं तो फिर आपने खुद ही जाना, उसको कहना है मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करे। आपने उसका एनी डेस्क में या टीम वेयर में या जूम में जाके यहाँ से सेटिंग्स में जाओगे, यूजर परमिशंस में जाओगे, और इधर जाके अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस ऐड करोगे तो, और इनवाइट करोगे तो ईमेल आ जाएगी। ईमेल आएगी तो आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास परमिशन कोई नहीं होगी, फिर आपके सामने ना इस तरह से आ जाएगा, आपने मैनेज परमिशंस में जाना है। मैनेज परमिशंस में जाके तो जो जो सी इधर से परमिशन आपने लेनी है ना, इसको वन बाय वन रीड करते जाओ कि मुझे किस किस चीज़ की चाहिए। अगर आपको एडमिन एक्सेस दे देते, जैसे मेरे पास इस अकाउंट की एडमिन एक्सेस है, तो फिर तो सबसे बेस्ट है। अगर एडमिन एक्सेस वो नहीं देता आपको तो फिर कोई इशू नहीं है, वो जो जो सी एक्सेस देता है वो वाली एक्सेस ले लो, ठीक है। सर काइंडली ये जो मैनेजिंग का ये दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लो। जब एक बार एक्सेस मिल जाए तो पूरा वो ओपन नहीं होता, तो फिर दोबारा किस तरह मैनेज कर लेंगे सर उसको? वो आप उनको बताओ कि मुझे पूरी एक्सेस दें, आपने फुल एक्सेस नहीं दी, वो उनकी अथॉरिटी उनके पास होती है। सर तो वो फिर कहाँ से देंगे, सेटिंग से? हाँ, ये आप इधर से आएंगे ना, ये देखें, ये मैनेज परमिशंस में आना, एक दफ़ा आपको एक्सेस दे दी है उन्होंने, तो आपके पास ना इधर मैनेज परमिशंस में ऑप्शन आ जाएगा। मैनेज परमिशंस पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ से जो सी एक्सेस लेनी है, आपने एडमिन एक्सेस लेनी है तो एडमिन पे क्लिक कर दो। व्यू एंड एडिट या जो जो सी लेनी है, वन बाय वन भी एक एक को भी आप शेयर सकते हो। तो आपने अपने हिसाब से देखना कि कौन सी एक्सेस लेनी है। सर ये तो पूरा नेम एकदम अकाउंट या है। सर इसमें तो अकाउंट सस्पेंड नहीं होता अगर हमें वो क्लाइंट वहाँ से दे दे के? अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो फिर तो चांसेस हैं सस्पेंशन के, अगर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे तो फिर तो कोई चक्कर नहीं है सस्पेंशन का। आप होलसेल कर रहे हो तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं, तो सस्पेंड होगा। हाँ, अगर अमेजोन की तरफ से कोई वो है, कोई ग्लिच है, कोई एरर है, या कोई क्या नाम है, अल्लाह की तरफ से कोई हमारी वो क्या नाम है आई हुई है, तो फिर तो हो जाएगा, वरना होलसेल में चांस नहीं होता अकाउंट सस्पेंशन के। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आ गई कि आपने चाइल्ड सर्च कैसे लेनी है। ये सर समझ आ गई। ठीक है, अब कोई एसियन में ऐसा कोई एक एसियन शेयर करो, मैं आपको लिस्टिंग करना सिखाता हूँ पहले। सर कोई भी प्रोडक्ट डालो। सर शिपिंग प्लेन भी यहाँ से बनाएंगे अकाउंट से? हाँ जी, सारा कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसको हम लोगों ने लिस्ट करना है। एसियन पिक किया, कैटेगरी कैटलॉग में आए, ऐड प्रोडक्ट में आए। ऐड प्रोडक्ट में आना है आपने, ऐड प्रोडक्ट में आके एसियन फूड किया, सर्च करें। ये देखो, ये सेम प्रोडक्ट आ जाएगा जब आप ये सर्च करोगे, जो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हम करें मीटू।
पीएल की लिस्टिंग डिफरेंट किस्म की होती है, वो एक पूरा आपको लंबी चौड़ी लिस्टिंग्स होती हैं, वो है, वो तो हमने डिस्कस भी नहीं करनी। लेकिन होलसेल में आपने जस्ट एसिन जहाँ पे पुट करोगे, सर्च करोगे, ये सामने आपके आ जाएगा सेल दिस प्रोडक्ट। अगर तो इधर आ रहा होगा अप्लाई टू सेल, तो फिर उसमें समझ लो वो गेटेड कैटेगरी है, उसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड है। वो भी मैं एक आधा प्रोडक्ट आपको देख के बताता हूँ, इस तरह का अगर मिल जाता है हमें। सर अगर प्रोडक्ट गेटेड है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर से हम इनवॉइस ले सकते हैं फ्री में? नहीं, फ्री में तो नहीं, आप उससे प्रोडक्ट लोगे, पहले तो आपको देखना है कि ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। अगर तो वो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर उससे आपने इनवॉइस लेनी है, इस तरीके से कि आपने उससे प्रोडक्ट परचेज करने हैं 10 मिनिमम 10 क्वांटिटी परचेज करने के बाद फिर आप उसको प्रेप सेंटर भेजोगे, उधर से तस्वीरें लोगे और इनवॉइस आपके पास आ जाएगी। फिर वो वाली इनवॉइस आप पुट कर सकते हो उसके ऊपर। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे और आपने ये इसका प्रोडक्ट आके, बेटे ये ना सवाल जो आप लिख लो, एंड में करेंगे, ऐसे लेक्चर डिस्टर्ब होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बच्चे फिर जब फ्लो में देख रहे होते हैं, फिर बीच में क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, तो वो लेक्चर फिर उनको भी सुनने का मजा नहीं आता, जो यूट्यूब में बार बार रिपीट लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो एक दफा लेक्चर फ्लो से हो जाए, आपके जितने सवाल होंगे सबके जवाब मैं दूंगा, आप लिख लो सारे। सारे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लिख लिया करो, तो आगे ना एंड में फिर उसको डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। अब जिस प्राइस पे हमने प्रॉफिट निकाला हुआ है, जैसे अब इसकी करंट प्राइस चल रही है 4.99, फॉर एग्जांपल हमने 4.99 में प्रॉफिट निकाला हुआ है, आपने 4.99 इधर लिखना है, और उसके बाद फिर लिस्ट प्राइस में भी सेम प्राइस ऐड कर दो। क्वांटिटी में हमने कुछ नहीं लिखना, कंडीशन में न्यू आनी चाहिए। ये जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आपने नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऊपर वाले ऑप्शन वो करेंगे जो एफबीएम कर रहे हैं या ड्रॉप शिपर हैं। हम लोग क्योंकि एफबीए कर रहे हैं, ये देखो नीचे लिखा भी है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो इसलिए फिर हम नीचे ये एफबीए लिखेंगे। ठीक है, जस्ट दो दो चीजें ऐड की हैं, प्राइस और कंडीशन, ये दो चीजें आपने ऐड करनी है। नीचे अमेजोन विल फुलफिल वाला करना सिलेक्ट, ये सारा कुछ छोड़ देना आपने। सेव एंड फिनिश करोगे, सेव एंड फिनिश करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई है। ठीक है, इसके बाद ये अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे वो पूछ रहा है आपसे कि जो बार कोड है वो किसके लगेंगे। बार कोड वो वाले होते हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में एक बताया था, यूपीसी कोड जो होते हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर वो जो स्कैनेबल बार कोड लगे होते हैं। अब ये उस चीज के बार कोड के बारे में पूछ रहा है कि जो अमेजोन के बार कोड लगेंगे या मर्चेंट के बार कोड लगेंगे। अगर तो इसमें अमेजोन के बार कोड लगाना जरूरी होगा, तो अमेजोन इधर फोर्सफुली हमें कहेगा कि अमेजोन के बार कोड लगाने हैं। अगर इसमें बार कोड मर्चेंट के भी चल जाएंगे, तो वो तब भी बता देगा। ये देखो, ये बता रहा है कि करंटली फुलफिलेबल प्रोग्राम मर्चेंट, इसमें मर्चेंट के बार कोड भी चल जाएंगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करोगे, ये लिस्ट होगी हमारी कंप्लीट। अब ये आप 10-15 मिनट लेते हैं अमेजोन टाइम लिस्ट एक्टिव करने में, ये अपने सेलर सेंटर में शो करने में, तो वो दिखाता हूँ। अब ये इसको फिलहाल आपने इसको छोड़ देना है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आपने इन्वेंट्री में आके मैनेज इन्वेंट्री में आओगे, इधर हमारी लिस्ट आ जाएगी, अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी। ये ऑलरेडी जो हमने लिस्टिंग्स की हुई है, जो वो वाली लिस्टिंग है। ठीक है, लिस्टिंग अभी वो एक्टिव होती है, तो उसके बारे में बाकी चीजें मैं बताता हूँ। अब आपने समझ आ गई, प्रोडक्ट जब लिस्ट करना है, ऐड प्रोडक्ट में आना है, उधर से ऐसे इनपुट करना है और आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ये चीजें बता रहे हैं ना, ये जो है कंप्लीट जो ड्राफ्ट या व्यू सेलिंग एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ ये होता है पीएल के लिए। पीएल में आपने अपना प्रोडक्ट, अपनी वो जो फाइल एक अमेजोन की तरफ से मिलती है, फाइल अपलोड कर दो, तस्वीरें अपलोड करनी पड़ती हैं, अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करनी पड़ती हैं, ये बाकी चीजें उनके लिए हैं। ठीक है, फिर मैनेज इन्वेंट्री में आप आओगे, फर्स्ट ऑप्शन जो है मैनेज इन्वेंट्री का, उधर आपके सामने वो वाले प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो अब हम लोगों ने लिस्टिंग की हुई है। ठीक है, ये जो है ना, मैनेज सेलर फुलफिल प्रोडक्ट, ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो एफबीएम के लिए होते हैं, जो एफबीएम कह दो या ड्रॉप शिपर्स कह दो, ये उन लोगों की लिस्टिंग होती हैं। ये उसके अगर इस पे क्लिक करोगे तो वो वाले प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। अभी हमने वो कोई लिस्ट नहीं किया हुआ, इसलिए वो जीरो आ रहा है उसका। ठीक है, ये सेल ग्लोबली का मकसद है कि अगर आपने दूसरी मार्केट प्लेसेस ऑन करनी, जैसे आप इस पे आओगे ना, तो ये सारी आ रही मार्केट प्लेसेस, इटली, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, मैक्सिको, नेदरलैंड, ये सारी मार्केट प्लेसेस इस अकाउंट के ऊपर ओपन है। हम किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर हम सेलिंग कर सकते हैं, किसी में भी अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके तो लाइव करके सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है जी मैनेज एफबीआई इन्वेंट्री। मैनेज एफबीआई इन्वेंट्री के अंदर अगर आप आते हो, तो इधर आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह, इसकी सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि आपकी इन्वेंट्री, ये यहाँ से आप प्राइसिंग चेंज कर सकते हो। ये इसका एफएनएसक्यू नंबर आ रहा है, एफएनएसक्यू कहते हैं वो जो बार कोड नहीं लगे होते, जो बाद में हम लोग खुद लगाते हैं, यानी कि एक तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से लगे आते हैं बार कोड जो प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं, और एक बार कोड होते हैं अगर अमेजोन कहता है कि जी आपने खुद लगाना है बार कोड, हमने वो वाले एक्सेप्ट नहीं करना है, तो फिर हम लोग एफएनएसक्यू उसको कहते हैं, उसको हम लोग डाउनलोड करके
वो भी मैं आपको भी नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ कहाँ से डाउनलोड होते हैं। डाउनलोड करके तो हम लोग फिर अपने वो जो प्रेप सेंटर को या अपने सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर जिसने भी हमारी इन्वेंट्री भेजनी है हम उसको सेंड करते हैं। वो प्रोडक्ट के बार कोड के ऊपर अपने ये स्टिकर्स पेस्ट करते हैं और फिर हमारे पास आती है इन्वेंट्री। ठीक है। अब ये मैनेज इन्वेंट्री में आओगे तो इधर आपको सामने वो बता रहा है कि प्राइसिंग आपने कौन कौन सी रखनी है। ये जो इनबाउंड लिखा आ रहा है ना, इनबाउंड होता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री जो है भेज दी हुई है लेकिन अभी तक वो रिसीविंग में शो हो रही है। रिसीविंग का मकसद है कि अभी आपने अमेजोन के वेयर हाउस तक निकल गई, यानी कि आपके सप्लायर से या आपके प्रेप सेंटर से या आपके अपने क्लाइंट के घर से अमेजोन के वेयर हाउस तक निकलने के लिए चली गई है। मतलब उस गाड़ी ले गई उधर से, तो अभी तक उसने लाइव नहीं किया। वो हो सकता है वेयर हाउस पहुंच गई है या क्या नाम है अभी कहीं रास्ते में कहीं पे भी है, वो इनबाउंड में शो होगी इन्वेंट्री, जो वो भी रास्ते में होगी। यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस लाइव होने से पहले पहले जो इन्वेंट्री शो होगी ना, वो यहाँ पे शो हो रही होगी। वो इस तरीके से उसकी रीजन ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है ना अमेजोन, वो स्प्लिट कर देता है मल्टीपल लोकेशंस में। फॉर एग्जांपल आपने भेजी है न्यूयॉर्क में, आपका प्रेस सेंटर था तो न्यूयॉर्क से वो उठा के लेके गया इन्वेंट्री, तो अब आगे अमेजोन की मर्जी है वो न्यूयॉर्क के वेयर हाउस में सारी रखता है या बाकी वेयर हाउसेज में भी स्प्लिट कर देता है। तो जब वो इन्वेंट्री रास्ते में होती है ना, तो वो इनबाउंड में शो हो रही होती है। उसकी ये रीजन है। ठीक है। अवेलेबल जो शो हो रहा है आगे, ये अवेलेबल में शो हो रही है, ये होती है अवेलेबल टू सेल। यानी कि वेयर हाउस में पहुंच गई है, उसके सारे जो प्रोसेस है, इंस्पेक्शन का प्रोसेस है और रिसीविंग का है, आपके जो बॉक्सेस है बॉक्सेस से निकाल के शेल्फ तक रखने का प्रोसेस, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये इन्वेंट्री अवेलेबल टू सेल है। मतलब कस्टमर, अब इसको यहाँ पे आपका एक्टिव लिखा आ जाएगा, कस्टमर उसको एनी टाइम बाय कर सकता है उसको। ठीक है। उसके बाद जो अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री है, अनफुलफिलेबल वो होती है कि आपने इन्वेंट्री भेजी है, हो सकता है रास्ते में टूट गई है या वेयर हाउस में टूट गई है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है या कस्टमर ने उसको रिटर्न किया है, वो मतलब बिकने के काबिल नहीं है इन्वेंट्री आपकी। बेशक उसकी पैकेजिंग खराब हो गई है या उसका क्या नाम है टूट गई है या उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री वो होती है जो बिकने के काबिल नहीं होती। ठीक है। उसकी कोई भी रीजन हो सकती है। ठीक है। उसके बाद जो रिजर्व इन्वेंट्री होती है, रिजर्व वाली इन्वेंट्री ज्यादातर वो होती है कि अमेजोन के पास आपकी इन्वेंट्री चली गई है, पहुंच गई है, वेयर हाउस पहुंच गई है, लेकिन अमेजोन ने भी रिजर्व में रखी है। वो रिजर्व में इस सेंस में रखते हैं, दो चीजें होती हैं रिजर्व में जो आ रही होती हैं। एक आती है कि कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, आपको ऑर्डर रिसीव हो गया, आपको शो हो रहा है कि मुझे इतनी आज इतने की सेल हो गई है, लेकिन अमेजोन के बाद रश होता है, तो रश की वजह से जो अमेजोन वो आपकी ना इन्वेंट्री साइड पे कर लेता है, यानी कि इतनी बिक गई है वो रिजर्व में आ जाती है कि जब हमने कस्टमर को भेजनी है तो वो इधर साइड पे कर लेते हैं इन्वेंट्री। और जो बाकी होती है वो अवेलेबल में जो इनबाउंड में शो हो रही होती है, रिजर्व में वो वाली इन्वेंट्री शो हो रही होती है जो कि बिक गई होती है। ठीक है। जहां तक क्लियर है ये 4 पॉइंट बच्चों, ये थोड़ा जी बताओ सर। क्लियर है जहां तक? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, ये आवाज साउथ अब आपको आ रही है? आपके 2-3 मैसेजेस आए हैं शायद पुराने हैं। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर, जी रिजर्व जी के बारे में दोबारा थोड़ा सा बताएंगे? मेरी वो ना जी जी। इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल रिजर्व, था। जी जी, रिजर्व की इन्वेंट्री वो होती है कि आपको सेल आ गई है। फॉर एग्जांपल आपको आज 5 यूनिट्स की सेल आ गई है, आपने कुछ 100 भेजे हैं या जितने भी यूनिट्स भेजे हैं लाइव हो गए में, उसमें से 5 यूनिट्स की सेल आ गई है। इन्वेंट्री में आपके 100 ही शो हो रहे होंगे, लेकिन वो 5 यूनिट्स रिजर्व में कर देगा। यानी कि वो 5 यूनिट साइड पे कर लेगा कि ये सेल हो गए में, ये कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं है सेल होने के लिए। वो इन्वेंट्री रिजर्व में ओके शो सर। हो गया आपकी। ठीक है। अच्छा, ओके अब ओके। आप लोगों को याद है जो हम एफपीए फीस और रेफरल फी निकालते थे? याद है या भूल गए? यस याद है याद सर, याद ये है। है, वो ये है रेफरल फी और एफबीए फीस। ये देखो, ये रेफरल फी है 4.65, ये एफबीए फीस है 3.69। टोटल एस्टिमेटेड जो फीस बना रहा है अमेजोन, वो बना रहा है 8.61। वो ये फीस है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है अमेजोन। ये यहाँ पे शो हो रही होती है कि हमारे एक प्रोडक्ट पे कितनी एस्टिमेटेड फीस को वो हमें चार्ज हो रही है। ठीक है। यहाँ से शो हो जाएगी आपको ये रेफरल फी और एफबीए फीस। अगर आपने मैनुअल भी चेक करना है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू कैलकुलेटर के अलावा भी आपने देखना, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये आपको फीस पड़ रही है। ठीक है। अब ये जो आपको दिखा रहा है ना एस्टिमेटेड नेट प्रोसीड, ये दिखा रहा है कि $31 की आपने प्रोडक्ट बेची है, रेफरल फी उसमें से अमेजोन ने 4.65 माइनस की, एफबी फीस माइनस की, आपकी जेब में कितने पैसे है? 22.39। अब जो हमने प्रॉफिट निकालना होता है ना, हमने निकालना 22.39 माइनस शिपिंग कॉस्ट, जो शिप टू अमेजोन कॉस्ट आती है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा लाइव के वो कहाँ पे आती है, साथ में प्रेप कॉस्ट, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। 3 चीजें माइनस करेंगे इसके बाद हम लोग, फिर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता होता है।
ठीक है, जैसे रेवेन्यू कैलकुलेटर में करते हैं वैसे ही करना है। अगर मैनुअल किसी ने करना है या देखना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एस्टिमेटेड नेट प्रोसीड्स जितना है, नेट प्रोसीड्स में से हम लोग वो माइनस कर देंगे अपनी शिपिंग कॉस्ट, प्रेप कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट, ये 3 कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर है यहाँ तक? ये तो ये ठीक है बता सर। भी रहा है कि गो टू एस्टिमेटेड अजम्पशंस के लिए वो कह रहा है गो टू रेवेन्यू कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर से भी आप ये चीजें टैली कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो अब आ रहा है ना इन्वेंट्री प्लानिंग, उसके बाद ये पहले मैंने ऊपर वाला बताया आपको, मैंने एफबीआई इन्वेंट्री ये वाला बताया, अब ये इन्वेंट्री प्लानिंग बता रहा हूँ। इन्वेंट्री प्लानिंग में आपको ना जब हर चीज डिटेल्स मिलेंगी, डिटेल्स ये मिलेंगी कि आपने कितनी इन्वेंट्री भेजी थी अमेजोन के पास, कितनी पीछे इन्वेंट्री रह गई है, कितनी आपने रीस्टॉक करनी है। रीस्टॉक मतलब वो आपको बताएगा कि कितने यूनिट्स, ये क्या नाम है आपके कम, यानी कि इधर ना वो अलर्ट आपको देता रहेगा कि इतनी इन्वेंट्री रह गई है पीछे, अब आप इसको रीस्टॉक कर लो। अगर तो आप टाइमली रीस्टॉक करते रहते हैं तो इधर एक आपका ना एक कॉलम बन जाएगा, दिखा जी आईपीआई बना हुआ है आपका। ये आईपीआई स्कोर जो है ना ये 500 से अबव रहना चाहिए। 500 से डाउन जाएगा तो उसमें आपको ना 3-4 चीज़ें होती हैं कि आपको एक बाय बॉक्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, आपकी अकाउंट की हेल्थ में फ़र्क पड़ रहा होता है, और अमेजोन बार बार आपको अलर्ट दे रहा होता है, फिर आपको उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पड़ना शुरू हो जाती है, वो उसकी स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, इन्वेंट्री प्लानिंग में आप आके आप लोगों ने क्या क्या देखना है, आपने देखना है कि मेरा कौन सा स्टॉक जो है रीस्टॉक होने वाला है। जैसे इसमें वो बता रहा है कि जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया इसको रीस्टॉक कर लो, अमेजोन बता रहा है। ठीक है, ये तो अभी हमने भेजे नहीं इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। यहाँ पे आपको ना सारा कुछ बताएगा कि आपने एक्सेस इन्वेंट्री देखनी है। एक्सेस यानी कि जो अमेजोन के वेयर हाउस पड़े पड़े जिसको ज़्यादा टाइम हो गया, वो इन्वेंट्री के बारे में बताएगा कि ये इन्वेंट्री इतने अर्सा हो गया अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, इसने इतनी स्पेस घेरी हुई है, इस पर आपको एस्टिमेटेड जो कॉस्ट पड़नी है वो कितनी पड़ जाएगी 60 डेज के बाद। फिर बताएगा, फिर एक कॉलम आ रहा था 90 डेज के बाद कितनी कॉस्ट पड़ेगी, फिर दिखा रहा था 180 डेज के बाद कितनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, इस पेज पे ना आपको सारा कुछ, हाँ ये देखो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ रही होगी सेल्स की कि लास्ट 90 डेज में इस प्रोडक्ट की सेल्स की एवरेज इतनी थी, और उसके बाद अवेलेबल इन्वेंट्री इतनी बड़ी, ये बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो। और इन्वेंट्री एज में बता रहा होगा कि ये इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में इतने दिनों से पड़ी हुई है। आगे उसके एक्सेस यूनिट्स बताएगा कि इतने यूनिट्स का टाइम ज़्यादा हो गया, इतने में आपको ये स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी, ये देखो ये बता रहा है एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, और ये हमारी प्राइस वगैरह ये सारा कुछ बताएगा। समझ रहे हो कि अमेजोन का रूल है कि आपने कोई भी इन्वेंट्री उसके पास भेजी है, उसके वेयर हाउस में भेजी है, उसके 60 डेज तक वो आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा, स्टोरेज चार्जेस नहीं लेगा, वो आपके उसके वेयर हाउस में पड़ी हुई है, कोई इशू नहीं है, उसको कोई इतराज नहीं है। जैसे जैसे 60 डेज नजदीक आ रहे होंगे, यानी कि 40 डेज प्लस हो जाएगा, 50 डेज हो जाएगा, आपको इधर अलर्ट आना शुरू हो जाएगा सेलर सेंटर में कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो टाइम उसका ना ओवर हो रहा है, अपने ना उसको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ने से उसको बचा लें। आप उसको बेशक अपने पास वापस मंगवा लें या उसकी कोई प्रमोशन लगा के सेल कर दें, ये सारे ना अलर्ट आया करेंगे, इसके ऊपर नोटिफिकेशन आया करेंगे कि इसमें कोई वो लगा दें, क्या कहते हैं, अपना सेल लगा दें कोई। सेल लगा दें, कोई प्रमोशन लगा दें, या इसमें क्या नाम है कोई ऑफर लगा दें। इस तरह से ना वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिया करेगा, बार बार नोटिफिकेशन आएगा कि इस पे ये प्रमोशन लगा दें, अब हमारा ये इवेंट आ रहा है इस पे ये सेल लगा दें। वो अमेजोन ना नोटिफिकेशन बार बार ऊपर दिया करेगा कि ये कर दें वो करें, वो बल्कि इवेंट्स के मुताबिक भी बताते हैं कि आप ये इवेंट चल रहा है इसके मुताबिक ये सेल लगा सकते हैं। तो वो हमारी मर्जी सही। है कि अपनी वो कॉस्ट बचाने के लिए हमको सेल लगा के निकाल दें या वापस बुला लें हम लोग। ठीक है, मैंने रीजन बताई थी थोड़ा टाइम पहले कि ये जो है इन्वेंट्री सेल क्यों नहीं होती, किसी को याद है क्यों नहीं होती इन्वेंट्री सेल? याद है किसी को? मैंने रीजन 2-3 बताई थी कि क्यों नहीं सेल होती, क्यों इन्वेंट्री पड़ी रहती है, और अगर पड़ी रहती है तो हमने उसे जान कैसे छुड़वानी, क्या करेंगे, या भूल गए सारे? सर पड़ी सर रहने का वो तो नहीं याद, लेकिन भाई बहुत अगर वो ज्यादा देर पड़ी रहेगी तो हम उसके ऊपर सेल लगाएंगे, कोई ऑफर वगैरह लगा के उसको जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश करेंगे। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन रीजन बताई थी कि क्यों फंस जाती है इन्वेंट्री अक्सर। सर उसकी प्राइस कम कर लेंगे बाय प्राइस बॉक्स रोटेशन का। नहीं नहीं प्राइस वो तो ज्यादा होने निकालने वाली की चीजें वजह हैं। से। नहीं नहीं वो तो सेल करने वाली चीजें हैं, अब इन्वेंट्री फंस क्यों जाती है?
उसकी रीजन बताई थी मैंने। प्राइस वॉर की वजह से। सर बाई बॉक्स नहीं मिलता हमें। हाँ, एक तो बाय बॉक्स की रीजन हो सकती है, ये बात ठीक है। दूसरा ज्यादातर रीजन होती है कि अमेजोन उस लिस्टिंग पे आके बैठ जाता है। हम लोगों ने जब प्रोडक्ट हंट किया था तब अमेजोन नहीं था उस लिस्टिंग पे, बाद में अमेजोन आके बैठ गया। या हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लिया था जिसमें अमेजोन शाजो नाजर आ रहा है, बहुत कम आ रहा था, यानी कि 3 महीने पहले कभी आया था 1-2 दिन के लिए। लेकिन अब जब हमने परचेज किया तो अमेजोन कंटिन्यूस आके बैठ गया, तो वो फिर हमें बाय बॉक्स नहीं मिलता है। दूसरा प्राइस वॉर वाली बात भी ठीक है, जिसने बताई कि प्राइस वॉर हो जाता है तो फिर उसकी वजह से भी पड़ा रहता है। और तीसरा क्या नाम है, नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे भी हमने एक प्रोडक्ट फाइनल किया था, हम ऑर्डर करने लगे थे, लेकिन वो एक क्लाइंट का थोड़ा सा पेमेंट का इशू हुआ। तो अब जब 2 हफ्ते बाद उसमें, यानी कि जब हमने प्रोडक्ट फाइनल किया था, 2 उसमें सेलर्स बैठे हुए थे और सेल्स बहुत अच्छी थी। अब उसके ऊपर 15+ सेलर्स हो गए हैं। तो वो प्रोडक्ट, ये इस वजह से भी फिर बाउंड हो जाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये रीजन होती हैं। अच्छा, ये जूम मीटिंग खत्म होगी ना, मैं दोबारा से फिर लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि इन्वेंट्री प्लानिंग में हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। जी सर। ठीक है, अब ये जो आ रहा है ना सर फिक्स जी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री जी, ये जो फिक्स स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आ रहा है ना, ये इशू आता होता है हमारा कौन सी इन्वेंट्री होती है कि अब हमने इन्वेंट्री भेजी है अमेजोन के वेयर हाउस। अब अमेजोन की ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने ना इन्वेंट्री जो भेजनी है मेरे पास, उसकी, यानी कि उसका जो बॉक्स है उसका साइज ये होना चाहिए, मैक्सिमम वेट ये होना चाहिए एक बॉक्स का। उसकी रीजन ये है कि अमेजोन के भी और यूएस के लॉज हैं कि एक बंदा जो भी किसी भी जगह में काम करे वेयर हाउस में कहीं पे भी, वो इतने वजन से और इतना बड़ा बॉक्स अकेला नहीं उठाएगा। अगर उसको आपने उस वेट से ज्यादा भेजना है या कुछ बताना है, तो आपके ऊपर ना एक स्टिकर होता है, वो आपने मेंशन करना है कि ये हैवी वेट है प्रोडक्ट, ताकि ना वो 2 बंदे इकट्ठे मिलके उठाएं या फिर क्या नाम है वो अपने हिसाब से उठाएं। अगर आप वो नहीं करोगे, ये चीजें मेंशन नहीं करोगे, तो आपका ना अमेजोन फिक्स स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में डाल देगा। एक रीजन होती है ये कि आपने जो प्रोडक्ट था ओवरवेट भेज दिया अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट, जो अगर और आपने स्टिकर नहीं लगाया। दूसरा बॉक्सेस का भी है कि आपने इस बॉक्स साइज के ऊपर बॉक्स साइज नहीं भेजना, या तो आपने बॉक्स साइज उसके अगेंस्ट भेज दिया। सेकंड रीजन। थर्ड रीजन ये है कि अमेजोन जो आपके शिपिंग लेबल्स होते हैं ना, शिपिंग लेबल्स होते हैं कि अमेजोन को जब भी आपने वेयर हाउस में बॉक्स भेजना है ना, तो हम वो शिपिंग लेबल निकालना सिखाता हूँ आपको मैं। आप ना शिप लेबल्स होते हैं, क्या नाम है, ये प्रिंटेबल, वो समझ लो पेपर होता है। पेपर आपने ना उसके ऊपर पेस्ट करना होता है, जो स्कैनेबल होता है, जो अमेजोन के आप वेयर हाउस जाएगा तो उसके बंदे स्कैन करेंगे। स्कैन करने से उनको पता चल जाता है कि ये किस सेलर की इन्वेंट्री है, इसमें कितने यूनिट्स हैं और कौन सा एसी नहीं पड़ा हुआ है। ये 3 इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, और ये भी लिखा आ रहा था कि ये कौन से वेयर हाउस से आ जाए, और बाय बाय जो सी भी, यानी कि वे है, यानी कि बाय रोड है, बाय एयर है, या बाय यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल, जिसके थ्रू भी है, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन ना स्कैनेबल बारकोड में होती हैं। तो वो प्रिंट वो लगे होते हैं स्टिकर। वो अगर आपने स्टिकर जो है प्रॉपरली पेस्ट नहीं किया, प्रॉपरली पेस्ट का मकसद है कि वो आपने पेस्ट करना था साइडों पे, आपने ऊपर पेस्ट कर दिया, ऊपर से जब उन्होंने काटना है प्रोडक्ट निकालने के लिए तो वो स्टिकर भी कट गया, तो स्कैनेबल नहीं है। वो आपकी इन्वेंट्री स्टैंडर्ड में चल जाएगी, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, स्टिकर्स प्रॉपरली पेस्ट करवाने हैं आपने। प्रोडक्ट्स जो है अंदर प्रॉपरली पैक्ड होने चाहिए, अगर प्रॉपरली पैक्ड नहीं है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कई हेजमत प्रोडक्ट्स होते हैं या डेंजरस गुड्स हैं या छुरी चाकू हैं, उनको आपने प्रॉपरली रैप नहीं किए उसकी नोक के, या इस तरह से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी स्पेशल पैकिंग रिक्वायरमेंट है, जैसे लिक्विड है, आपने प्रॉपर उसको सील पैक्स नहीं किए हुए। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो प्रॉपरली उसके गाइडलाइंस के मुताबिक पैक नहीं है, तो वो भी आपकी स्टैंडर्ड में चल जाती है इन्वेंट्री। ठीक है, ये 5-7 कोई रीजन हैं, और भी होंगी रीजन, अभी जेहन में नहीं आ रही कि और क्या क्या है, लेकिन ये जो मेन रीजन है वो यही होती है कि पैकिंग की, बॉक्स की पैकिंग की, प्रोडक्ट्स की पैकिंग की, और प्रोडक्ट्स की, हाँ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी की भी रीजन हो जाती है कि आपने आपने मुझे कहा है अमेजोन को, जो आपने लेबल्स बनाए हैं, जो आपने स्टिकर पेस्ट किए हैं, उसमें मेंशन है कि इस प्रोडक्ट के अंदर 10 क्वांटिटी है, उसके अंदर जा रही है 5 क्वांटिटी, या उसके अंदर जा रही है कि 15 क्वांटिटी चली गई है, मतलब आपने जो बताई है उस क्वांटिटी से के अगेंस्ट चली गई है क्वांटिटी, वो भी इन्वेंट्री स्टैंडर्ड में चल जाएगी। तो इस तरह से ना ये कुछ 5-7 रीजन हैं जिसकी वजह से इन्वेंट्री जो है स्टैंडर्ड में वो डाल देता है। यहाँ पे आपको ना शो हो जाएगा स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का अलर्ट, बार बार ना ऐसे वो ब्लिंक होता रहेगा इधर कि आपकी इन्वेंट्री स्टैंडर्ड में पड़ी हुई है। फिर आपने ना उधर जाके रीजन देखनी। हाँ, एक और रीजन होती है एसिन की, कि आपने एसिन लिस्ट किया था ABC, लेकिन प्रोडक्ट आपने भेज दिया XYZ, तो वो भी इन्वेंट्री आपकी स्टैंडर्ड में चल जाएगी। या फिर ये भी होता है रीजन कि आपने
आपने जो इन्वेंट्री भेजी है अपने नाम से भेजनी थी, लेकिन किसी और कंपनी के नाम से आपने भेजी, यानी कि आपकी कंपनी AB थी, लेकिन आपने बाय मिस्टेक, वो मिस्टेक होती है प्रेप सेंटर से भी हो सकती है, आप एज जो विजुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 2 कंपनियों में काम कर रहे थे, 2 के इकट्ठे लेबल्स निकाल लिए, फाइल आपने बाय मिस्टेक किसी और कंपनी की आपने वो प्रेप सेंटर को भेज दी, उसने वो पेस्ट करके भेज दी। ये मेरे साथ हो चुका है, ये वाली जो मिस्टेक है ना, तो इसकी वजह से बल्कि हमें 500,000 पाउंड का नुकसान हुआ था। वो इन्वेंट्री अमेज़न खा गया था, उसने दी नहीं हमें। सिर्फ वो एक मिस्टेक क्या हुई मुझे कि मैंने लेबल्स जो है ना वो गलत भेज दिए, किसी और कंपनी के लेबल से किसी और को भेज दिए, प्रेप सेंटर वाले ने भी गौर नहीं किया, उसने जस्ट पेस्ट करके अमेज़न के वेयरहाउस भेजे। तो वो हमारा काफी अर्सा केस, कुछ 6 महीने साल में केस करता रहा, लेकिन वो नई बात बनी, वो खा गया था हमारे पैसे। तो ये भी रीजन बनती है इन्वेंट्री आपके ना, आपने बाय मिस्टेक वो कोई और लेबल दे दिए, तो वो गलत, यानी कि वो आपके स्टैंडर्ड में डाल देगा। अब जब स्टैंडर्ड में इन्वेंट्री आती है ना, तो उसमें 3-4 ऑप्शंस आते हैं। ये रीजन सारी मैंने बताई कि स्टैंडर्ड में क्यों आती है इन्वेंट्री, ये सारी रीजन वो थी जो स्टैंडर्ड में आती हैं। फिर इन स्टैंडर्ड में आने के बाद होता क्या है, बाद औकात अमेजोन कहता है कि जी आपकी स्टैंडर्ड में इन्वेंट्री आ गई है, अगर आप एसिंस गलत लिस्ट कर दिया ना आपने, तो फिर अमेजोन कहता है कि जी आपका गलत एसिन लिस्ट कर दिया, इसका असल एसिन ये है, आप इस एसिन के अगेंस्ट लिस्ट कर दो, तो हम लोग इन्वेंट्री लाइव कर देंगे। मतलब वर्बली कह नहीं रहा होता ना, रिटर्न नहीं कह रहा होता, लेकिन जैसे एक लाइन लिखी आ रही होती है कि ये ओरिजिनल एसिन ये है, तो आपने ओरिजिनल एसिन को ना उसके अगेंस्ट लिस्ट कर देना होता है। उधर ऑप्शन आ रहा था री लिस्ट का, री लिस्ट करोगे तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो दोबारा से लिस्ट हो जाएगी ओरिजिनल एसिन के अगेंस्ट, और वो लाइव हो जाएगी। जो आपने गलत एसिन किया हुआ है वो आप रिमूव कर दो। एक एक इस तरीके से स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक इस तरीके से रिजॉल्व होती है कि आपने इन्वेंट्री का, मतलब टूटी हुई इन्वेंट्री पहुंची या कोई बिल्कुल ही नाकाबिले इस्तेमाल इन्वेंट्री पहुंची है, उसका अमेजोन आपको सीधा सीधा कह देगा जी आपकी इन्वेंट्री अनसेलेबल है या अनफुलफिलेबल है, इसको आप रिमूव कर लो या फिर हम डिस्पोज कर देंगे। फिर वो आपकी मर्जी होती है कि आप उसको रिमूव कर लो, मतलब वापस अपने वेयर हाउस में मंगवा लो, या फिर आप उसको अमेजोन के डिस्पोज कर दो, अमेजोन से को ठीक है ज़ाया कर दो। वो ज़ाया इस तरह से करता है कि वो किसी चैरिटी वालों को देता है अगर उसके काबिल होता है, या फिर उसको वेस्ट कर देते हैं उसको, ठीक है, वो इस तरीके से करते हैं। बल्कि ना एक अमेजोन का प्रोग्राम ये भी है, जब आप अपनी वो इन्वेंट्री कर रहे होते हो ना, रिकॉल कर रहे होते हो, तो अमेजोन ना एक आपसे वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, पूछ रहा था कि क्या आपने ये इन्वेंट्री किसी चैरिटी को देनी है, तो वो आपके पास ऑप्शन होता है कि हाँ देनी है, मैंने इतने में देनी है। फिर उसमें ये भी अक्सर पूछता है, ऑप्शन आता है कि आपने इतने पैसों में देनी है या आपने फ्री में देनी है, तो वो हमारी अपनी मर्जी होती है कि फ्री में आपने पूरी चैरिटी में देनी है या फिर इतने, यानी कि वो अमेजोन आपसे खरीद लेगा कि इतने, इतनी कॉस्ट के अगेंस्ट आप उसको ले लो। ठीक है, एक ये रीजन होती है। फिर रीजन ही, सॉरी, उसका जो सोल्यूशन है। फिर एक सोल्यूशन उसमें ये आता है कि अमेजोन आपसे पूछता है कि, नहीं पूछता नहीं, सॉरी, अमेजोन आपको कहता है कि आपकी आपकी पैकिंग में, आपकी जो मैंने आपको बताया था ना बॉक्सेस की पैकिंग या कोई पैकिंग में इशू आ रहा है, तो अमेजोन आपको कहता है कि जी आपकी पैकिंग में ये इशू था, इसको एक्नॉलेज करो और हमें रिटर्न में लिख के दो कि नेक्स्ट टाइम ये टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने सारी पढ़ ली हैं आपकी, नेक्स्ट टाइम आप ये गलती नहीं करोगे। फिर उसमें ना प्रॉब्लम, उसमें ना आ रहा था ऑप्शन इन्वेंट्री प्रॉब्लम का ना, ऐसे अलर्ट आ रहा होगा रेड कलर का, इन्वेंट्री प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम पे क्लिक करोगे, बकायदा अमेजोन ने तस्वीरें दी होती हैं कि आपकी इन्वेंट्री में, यानी कि स्टिकर जैसे मैंने बताया था कि सही नहीं लगाया, या ओवर वेट है, या क्या नाम है ओवर बॉक्स है, वो बकायदा तस्वीरों के साथ आपको दिखाएगा कि ये आपकी ना इन्वेंट्री में प्रॉब्लम थी, तो ये इसको ना आप फिक्स करो। तो उधर नीचे दो ऑप्शन आ रहे थे, एक आ रहा था एक्नॉलेज का, एक आ रहा था फिक्स ना होगा। तो जो सा भी उसने यहाँ पे मौके पे ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर नीचे ना बॉक्स आता है जिसमें वो कहता है कि इसमें ना एक्नॉलेज करो कि नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी। फिर उसमें आपने प्रॉपर पूरा डिटेल में लिखना होता है, डिटेल में यानी कि आपने लिखना है कि हाय अमेजोन टीम, वी हैव एक्नॉलेज, मतलब एक तो एक्नॉलेज करोगे कि ये हमारी मिस्टेक थी, फिर आप उसमें बताओगे कि वी हैव रीड योर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस about your shipping and we understand and we respect your policies, we are going to change our prep center या policies या कुछ भी आप इस तरह से उसको ना कहानी सुनाते हो कि अब हम लोगों ने अपनी टीम को सारा क्या नाम है, we have trained our team about this policies, next time next time we will make sure that we will not do same mistake। इस तरह से मतलब हम लोग प्रॉपर उनको ना एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग ये गलती नहीं करेंगे और अब हमें ये समझ आ गई है। फिर आप उनको सबमिट करते हो, वो आपकी इन्वेंट्री को ना फिर अपने हिसाब से सारी सेटिंग शूटिंग जो भी करनी थी करके आपके उसमें ऐड कर देता है, आपके स्टॉक में ऐड कर देता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर नया सेशन दोबारा मैं जूम शेयर करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी सर। मैं ये ना सेशन 1 मिनट का रह गया, मैं दोबारा से न्यू जूम मीटिंग शेयर करता हूँ आपके साथ।